जगह एक घातक जंगल, बर्फ वाली हवाएं सरसराती हैं। एक घायल और थका हुआ शख्स जिसका नाम अरविंद है, भटकता हुआ पेड़ों के बीच चल रहा है। वह अपने खोए हुए बेटे की तलाश में बेताब है। अचानक पास से किसी की चीख गूंजती है। अरविंद बंदूक उठाकर आवाज की ओर झुकता है। सामने भालू के बच्चे दिखते हैं। तभी पीछे से एक विशाल भालू पूरे जोश से उस पर टूट पड़ता है। भालू अपने डरावने जबड़ों से अरविंद की पीठ पर वार करता है। जब उसका हमला असर नहीं करता तो वह विशाल पंजों से अरविंद को नोचता है। दर्द में तड़पता हुआ अरविंद चिल्लाता है, लेकिन भालू उसे जमीन पर पटकता रहता है। कुछ ही क्षणों में उसकी हालत इतनी बदतर हो जाती है कि वह ठीक से हिल भी नहीं पाता। भालू अपना भारी पंजा उसके सिर पर रख देता है। अरविंद पांव पैर जमाकर शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक झटके से उसकी जान जा सकती है। थोड़ी देर बाद भालू उसे मरा समझकर चला जाता है। उस मौके का फायदा उठाकर अरविंद कांपते हाथों से बंदूक उठाता है और पीछे मुड़ते भालू पर गोली चला देता है। गोली लगते ही भालू और ज्यादा भड़क जाता है। वह पलटकर अरविंद के गले पर पंजे चलाता है और एक ही झटके में उसके कंधे को फाड़ देता है। गोली से भालू भी कमजोर पड़ चुका था। मौका देखते हुए अरविंद ने चाकू निकाला। जैसे ही भालू उस पर झपट्टा मारे, अरविंद ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। लगातार हमलों के बाद भालू कमजोर पड़ता है और दोनों तेजी से ढलान पर लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं। करीब 400 किलो वजन का वह भालू अंततः अरविंद के ऊपर आकर गिरता है। कई घंटे दर्द में पड़े रहने के बाद अरविंद किसी तरह रेंगते हुए अपने शिविर तक पहुंचता है और उपयोगी सामान इकट्ठा करता है। वह भालू की खाल पहनकर एक सड़ी हुई भैंस की लाश के पास जाता है। हड्डियां तोड़कर अंदर का बचा हुआ मांस निकालता है। मांस सड़ा हुआ था, पर जिंदा रहने के लिए और कोई राह नहीं। वह रेंगते हुए नदी के किनारे पहुंचता और पानी भरकर पीता है, पर गहरे जख्मों की वजह से पानी गले से बाहर गिरता है। उसे समझ आता है कि बिना पानी के टिक पाना मुश्किल है। वह सूखी घास इकट्ठी करता है, बारूद निकालकर थोड़ी सी मात्रा अपने जख्म पर लगाता है और बाकी घास पर डाल देता है। पत्थर रगड़कर आग जलाकर वह कांपती हुई लौ को धीरे धीरे अपने गले के पास ले आता है। दर्द से वह बेहोश हो जाता है। नदी किनारे बैठा एक कौआ जो से दावत की आस लगाए बैठा था, अब उसे अपना शिकार समझकर उड़ जाता है। पेट भरा नहीं होता। कौवा कुछ जड़ों और घास चबाता है। अचानक पीछे हलचल होती है। हिरणों का झुंड नदी पार कर रहा है, पर बंदूक नहीं होने के कारण अरविंद कुछ नहीं कर पाता। आदत से मजबूर होकर वह लकड़ी की छड़ी पकड़कर बंदूक की तरह अभिनय करने लगता है। कुछ देर बाद अरविंद एक चट्टान पर अपना नाम लिख रहा होता है। तभी घोड़ों की टहनियों की आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखकर समझ आता है कि वे दुश्मन कबीले के लोग हैं जो जंगल में उसके लोगों का शिकार करने निकले हैं। अरविंद शांतिपूर्वक पीछे हटकर बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाता, पर नदी पर पानी पीने आया एक आदिवासी उसे देख लेता है। डर के मारे अरविंद तुरंत नदी में छलांग लगाकर तैरकर दूर भागता है। शत्रु तीरों की बौछार करते हैं, पर सही समय पर अरविंद अपना सिर पानी के भीतर कर देता है और बचे खुचे तीरों से बच जाता है। बहते पानी ने उसे दुश्मनों से काफी दूर पहुंचा दिया। मौत से बचे अरविंद ने नदी में बहती एक लकड़ी पकड़ ली और मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। बर्फीली हवाएं उसके शरीर को हिला देती हैं। कपड़े हटाने पर उसे दिखता है कि उसके जख्म सड़ने लगे हैं, पर जिंदा रहने के लिए उसे आगे बढ़ना ही होगा। वह नदी में उतरकर अपनी शिकारी महारत से पत्थरों से एक जाल जैसा घेरा बनाता और मछली पकड़ता है। भूख इतनी थी कि मछली को कच्चा ही खा लेता है। किनारे से आवाज आती है। मिट्टी के टीले को पार कर वह आगे पहुंचता और देखता है हजारों जंगली भैंस बर्फीले मैदान में दौड़ रही हैं। एक भैंस भेड़ियों से घिरी होती है, पर बाकी हजारों भैंस मदद को आगे नहीं आते। अरविंद वहीं छिपकर रात का इंतजार करता है, जिससे भेड़ियों का छोड़ा शिकार उसका खाने के काम आ सके। पर उससे पहले वहां एक आदमी पहले पहुंच चुका था। वह दूर से मशाल लेकर भेड़ियों को भगाता है और अब शिकार उसी आदमी का हो चुका है। भूख से परेशान अरविंद जोखिम उठाने का निर्णय करता है और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ता है। उसी आदमी को हमने अब नया नाम चेतन दिया है। चेतन कच्चा मांस उंगलियों से खा रहा होता है। अरविंद का दिखना जाते ही चेतन तुरंत धनुष बाण निकालता है। अरविंद दोनों हाथ उठाकर घुटनों पर बैठ जाता और बिना खतरे का इशारा देने के लिए जमीन पर लेटकर भीख मांगने लगता है। कुछ देर बाद चेतन देखकर भरोसा करता है और धनुष नीचे करता है, पर खाना तुरंत नहीं देता। पहले अपनी भूख शांत करता है। बार बार सन्निहित इशारों से अरविंद अपनी दयनीय हालत समझाने की कोशिश करता है। अंततः चेतन एक टुकड़ा मांस फेंकता है। अरविंद भूखे जानवर की तरह उसे निगल लेता है और कई दिनों बाद पहली बार पेट भरा महसूस कर सो जाता है। सुबह चेतन अरविंद के सड़े जख्म देखता है। अरविंद अंग भंग से अपनी पूरी कथा बयां करता है। भालू के पंजे भी दिखाता है और अपनी सच्चाई साबित करता है। गहरे जख्म और भालू का पंजा देखकर चेतन भरोसा कर लेता है। दोनों घोड़े चितकाबरा घोड़ा पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वही फिट्स विलियम जंगल में भटक रहा होता है। वही आदमी जिसने अरविंद के बेटे की हत्या की थी, मात्र $300 के लिए। बीच
रास्ते में वे दोनों एक सूखे पेड़ के नीचे रुकते हैं। बर्फ गिरती है और दोनों जीभ से बर्फ चखने की मासूम हरकत करते हैं। कुछ पल के लिए हर मुश्किलें हल्का पड़ती सी। चेतन पूरी तरह अरविंद को अपना मान बैठता है, पर आगे का रास्ता कठिन निकलता है। एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। चेतन आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है और घायल अरविंद को घोड़े पर बिठा देता है। कमजोरी से अरविंद अचानक घोड़े से गिर जाता है। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। चेतन पेड़ काटकर तंबू बनाता है, आग जलाकर पत्थर गर्म करता है और जड़ी बूटियां जख्म पर लगाता है। गर्म पत्थरों से बर्फ पिघलकर भाप फैलती है। चेतन अरविंद को ढककर रखता है और सुबह होते होते बुखार उतर जाता है। पर चेतन अगली सुबह अचानक गायब हो जाता है, पर उसने खाना पानी वहीं छोड़ दिया था। अरविंद जानता है कि चेतन उसके लिए फरिश्ते जैसा है। कुछ ही दूरी पर चलते हुए अरविंद अचानक चौंक जाता है। उसी चेतन को किसी ने बेरहमी से पेड़ पर फांसी दे दी है। उसकी छाती पर लकड़ी की तख्ती पर फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा है। अब बात साफ हो जाती है। फ्रेंच कबीला ये है। थोड़ी आगे बढ़ने पर अरविंद फ्रेंच शिकारियों के कैंप देखता है। वे आग के पास बैठे हैं और गर्म सूप पी रहे हैं। वहीं एक इंडियन लड़की बंदी है। अरविंद ने फैसला किया उसकी मदद करेगा। रात होते ही वह चोरी छिपे कैंप में घुसता है ताकि चितकाबरा घोड़े पर लड़की को बैठाकर बचाकर ले जा सके। पर तभी एक फ्रेंच आदमी लड़की को घसीट कर लाता है। अरविंद घोड़े के पीछे छिपकर देखता है कि वे लोग लड़की का शोषण करने वाले हैं। धीरे धीरे रेंगकर वह पास पहुंचता है और चुपचाप बंदूक उठाकर उस फ्रांसीसी के सिर पर तान देता है। घोड़े की रस्सी खोल देता है और भागने की तैयारी करता है। पास वाले काले घोड़े के जोर से चिल्लाने से फ्रेंच लोग सतर्क हो जाते हैं और हथियार उठाकर दौड़ पड़ते हैं। खतरा करीब देखकर अरविंद ने फायरिंग कर दी और स्तब्धता फैल गई। उसी मौके पर अरविंद और लड़की अलग दिशाओं में भाग निकलते हैं। काफी दूर निकले तब अरविंद पहली बार राहत की सांस लेता है। रात में वह आग के पास लेटकर बंदूक गले से लगाए सो जाता है। पर अगली सुबह कुछ आदिवासी उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वे लड़की को खोज रहे होते हैं। अरविंद आधी नींद में उठते ही ऊपर से एक तीर लग जाता है। जैसे ही आदिवासी उन पर हमला करने आते हैं, अरविंद तुरंत अपना सामान समेटकर घोड़े पर चढ़ जाता और भरपूर भागता है। पीछा तेज रहता है। उसने पीछे मुड़कर कई बार गोली चलाई, पर वह अकेला नहीं टिक सकता। अचानक सामने गहरी खाई आ जाती है और अरविंद और घोड़ा हजारों फीट नीचे जा गिरते हैं। घोड़े के कारण वह किसी तरह बच जाता है, पर घोड़ा आगे चलने लायक नहीं रहता। बर्फीला तूफान तेज है और छिपने की कोई जगह नहीं। मजबूरी में अरविंद घोड़े का पेट काटकर उसके अंग बाहर निकालता है और खुद घोड़े के पेट के अंदर घुसकर ठंड से बचने की जंग लड़ता है। आखिरकार वह ठंड से कांपते हुए सो जाता है। सुबह मौसम साफ होने पर वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। वह थैंक यू कहते हुए घोड़े को चुपके से विदा करता है और अपनी राह पकड़ता है। बर्फीले मैदान में वह एक छोटे काले बिंदु की तरह दिखता है। रात में वह एक पत्थर की दरार में सिकुड़कर बैठ जाता और बार बार याद दिलाता है कि फिट्स ने उसके बेटे को मारा है। दूसरी ओर किले में उसके कबीले वालों ने पकड़े गए फ्रेंच आदमी से पूछताछ की। वे पूछते हैं कि क्या उनके कबीले ने किसी आदमी को बंदी बनाया है। फ्रेंच आदमी घबराकर यही कहता है उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर फिर एक घायल आदमी भालू की खाल पहने हुए वहां आता है और बताता है कि वही आदमी कबीले पर हमला करके लड़की को घोड़े पर बिठाकर दक्षिण की ओर भागा। कबीले वालों को यकीन हो जाता है कि वही अरविंद है, इसलिए वे तुरंत पूरे कबीले के साथ उसकी खोज में निकलते हैं। रात भर वे तलाशते हैं। अंधेरी रात में मशालों की रोशनी दूर तक फैलती है। अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजती है। सब सतर्क होते हैं और आवाज की ओर बढ़ते हैं। अंधेरी में एक साया उनके सामने आता है, अरविंद। सब एक पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं, यहाँ तक कि वे सोच भी नहीं सकते कि वह जिंदा वापस आ गया है। सरदार बलविंद तुरंत घोड़े से उतरता और अरविंद को कबीले तक ले आता है। वहां उसकी मरहम पट्टी की जाती है। अरविंद को चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसके बेटे का हत्यारा फिट्स अब कबीला छोड़कर टेक्सास की ओर भाग चुका है। ये जानकर अरविंद का गुस्सा फिर उफान लेता है। वह बिना देर किए बलविंद के साथ घोड़े पर सवार होकर फिट्स को खोजने निकल पड़ता है। वे बर्फीले मैदान पार करते हुए फिट्स के घोड़े के पैरों के निशान पकड़ लेते हैं। निशान देखकर अरविंद पहचान लेता है। वे दिन भर उसका पीछा करते हैं। रात आते ही आगे बढ़ना मुश्किल होता है और वे वहीं आग जलाकर रात गुजारते हैं। अगली सुबह वे फिर आगे निकलते और घने जंगल में पहुंचते हैं। वहां अरविंद हल्की धुएं की गंध महसूस करता है। उसने बलविंद को ईस्ट की ओर भेजा और वह वेस्ट से ऊपर चढ़कर अलग अलग राहों से खोजने लगता है। थोड़ी दूरी पर अरविंद रुकता है। कुछ गलत महसूस होता है। वह घोड़े से उतरकर बंदूक हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। कुछ कदम पर जली लकड़ी की राख दिखती है, पर आसपास कोई नहीं। बलविंद खुले इलाके में आगे बढ़ रहा होता है। तभी पत्थरों के पीछे से एक जाना जाना चेहरा निकलकर बलविंद पर बंदूक तान देता है। अपनी जान बचाने के लिए बलविंद धीरे धीरे बंदूक निकालता है।
उसी समय गोली की आवाज गूंजती है। अरविंद घोड़े पर सवार होकर बलविंद की ओर दौड़ता है, पर जब तक पहुंचता बलविंद बर्फ पर खून से लथपथ पड़ा होता है। खोपड़ी चिथड़े हो चुकी थी। तभी दूर से जोरदार धमाका आता है और वह देखता है कि बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक रहा है। इससे उसे अंदाजा होता है कि फिट्ज किस दिशा में भागा होगा। अरविंद बलविंद के शव को लेकर पहाड़ की ओर बढ़ता है। घाटी पर पहुंचकर एक पेड़ की टहनी काटकर बढ़ता रहता है। अब वह खुले बर्फीले इलाके में है, छिपने की कोई जगह नहीं। तभी फिट्ज उस पर बंदूक तान देता है। अरविंद गिरता और फिट्ज घोड़े पर आकर पास जा पहुंचता है। जब फिट्ज पास जाकर जांच करता है तो उसे केवल टहनी बंधी मिली। उसने सरदार को मार दिया था, अरविंद नहीं। फिट्ज तुरंत जंगल की ओर भागता है। अरविंद गुस्से में दहाड़ते हुए उसके पीछे भागता है। थोड़ी ही देर में फिट्ज ओझल हो जाता है, पर इस बार अरविंद छोड़ने वाला नहीं। वह घने जंगल में पहुंचता है। उधर फिट्ज पास ही पेड़ के पीछे छिपा होता है और सही मौका खोजता है। घने कोहरे के कारण सब कुछ धुंधला सा है, पर फिट्ज पूरी तरह से अरविंद से छुप नहीं पाता। फिट्ज पीछे से हमला करता है, पर अरविंद बच निकलता है। निशाना चूकता है और फिट्ज भागकर अपनी जान बचाता है। अरविंद ने उस पर बंदूक तानी पर उसकी गोली भी मिस हो जाती है। अब दोनों के बीच जानलेवा दौड़ शुरू होती है। फिट्ज ऊंचाई की तरफ चढ़ता है। अरविंद चढ़ता रहा, पर अचानक फिट्ज का पैर फिसलता है और वह नीचे गिरता है। पीछे से अरविंद भी आगे फिसलता हुआ आता है। घायल फिट्ज समझता है कि भागना अब बेकार है। अरविंद अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी ही देर में दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिट्ज विनती करने लगता है, पर अरविंद का जवाब कड़ा होता है। तुमने मेरे बेटे को मारा है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिट्ज कहता है, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें उन $300 में से $50 दे दूंगा। यह सुनकर अरविंद का क्रोध और भड़क जाता है। वह कुल्हाड़ी लेकर उस पर टूट पड़ता है और एक ही बार में फिट्ज की उंगलियां काट देता है। दर्द से फिट्ज चाकू निकाल लेता है और हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह वार करने को होता है, अरविंद फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर चाकू छीन लेता है और उसे उसकी ही पेट में घोंप देता है। फिर फिट्ज बार बार वार करता है, पर अरविंद कुल्हाड़ी से जवाबी वार करता है और फिट्ज को घायल कर देता है। फिट्ज अंतिम क्षणों में कहता है, तुम मुझे मारकर क्या पाओगे? क्या तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा? यह सुनकर अरविंद के चेहरे पर एक खालीपन दौड़ जाता है। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आती है और नदी पार कुछ आदिवासी उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। अरविंद को उस समय अपने जीवन में दिखा हुआ एक सपना याद आता है। उसकी पत्नी का मुस्कुराता चेहरा। उसी क्षण सब कुछ साफ हो जाता है। वह फिट्ज को पकड़कर नदी में फेंक देता है, पर आदिवासी उसे बहने नहीं देते। उनके हाथों फिट्ज को खींच लिया जाता है। उसकी दर्द भरी चीखों के बीच कबीले के मुखिया उसे वहीं खत्म कर देते हैं। फिर पूरा कबीला नदी पार कर अरविंद के पास आता है। वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वह लड़की मुखिया की बेटी थी जिसे अरविंद ने बचाया था। अरविंद का बदला खत्म हो चुका था। अब उसके मन में कोई कटुता नहीं बची, पर वह उलझन में था कि आगे क्या करेगा। तभी वह अपनी पत्नी को सामने खड़ी मुस्कुराती हुई नजर आता है। उस मुस्कान को देखकर अरविंद जान जाता है कि उसका सफर यहीं पूरा हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे किसी आखिरी पल में कैमरे की ओर मुड़कर अलविदा कहा जाता है, अरविंद भी आखिरी बार कैमरे की ओर देखता है और सभी को अलविदा कहता है।